हेलो एवरीवन, पॉलीकैब इंडिया के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ में इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएं। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। बात कर लेते हैं वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो आपको भी पता है लाइक पॉलीकैब इंडिया जिस सेगमेंट में काम करती है, वायर एंड केबल वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, इसका जो रॉ मटेरियल होता है यू कैन से कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि हम लोग यू कैन से वॉल्यूम के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसका अराउंड अराउंड 1.5 से 2x के आसपास में ग्रोथ कर सकते हैं FY27 के अंदर। बस सिंपल सी बात है, यदि आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी 12, 13, 14% के आसपास में, तो पॉलीकैब इंडिया के मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग यू कैन से अराउंड अराउंड 18, 20, 21, 22, 23% के आसपास में ग्रोथ कर सकते हैं FY27 के अंदर। बात करूं इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हमारा इबिटा मार्जिन लगभग 12 से 14% के आसपास रह सकता है। यू कैन से अराउंड 12, 13, 13.5% के आसपास हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी मैनेजमेंट के गाइडेंस की। अब एक बार देखते हैं जो एक्चुअल में डिलीवरी हुई है उसके अंदर लाइक मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को यहाँ पे ओवर अचीव किया है या फिर अंडर अचीव किया है। तो उसके लिए जो कंपनी की तरफ से एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, मैं उसको यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग एक बार डिटेल में अच्छे से डिस्कशन कर पाए, राइट। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रही होगी। तो एक बार हेडलाइन नंबर की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, फिर हम लोग इनके जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स हैं उनको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक इनका आपका जो टॉप लाइन की ग्रोथ है, रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है वाई 39% से हुई है। EBITDA के अंदर 32% की ग्रोथ है। पैट के अंदर यहाँ पे 33% की ग्रोथ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो पैट की ग्रोथ है वो यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ रेट से कम डिलीवर हुई है, लगभग 6% से। तो यहाँ पे साफ साफ हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कहीं ना कहीं EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे दिक्कत दिखाई पड़ी होगी। तो एक बार उसकी बात भी कर लेते हैं। तो एक बार देखें तो रेवेन्यू की मैंने जो बात कर ली है, EBITDA मार्जिन की बात करते हैं। लास्ट ईयर क्वार्टर वन के अंदर EBITDA मार्जिन था आपका 14.5% के आसपास में। इस साल EBITDA मार्जिन आया आपका 13.8% के आसपास, मतलब अराउंड 70 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास में EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है वाई ऑन वाई। जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे EBITDA मार्जिन इंप्रूव करे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यदि आपके EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुए लगभग 60 से 70 बेसिस पॉइंट के आसपास में, तो एक अच्छी बात यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और यही रीजन है कि लाइक आपका जो पैट की ग्रोथ रेट है वाई ऑन वाई लाइक 33% से हुई है। एंड यदि बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो यहाँ पे 1% की पैट की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो आज तक हमने जितने भी क्वार्टर देखे हैं जिसके अंदर हमें ये दिखाई पड़ा है कि लाइक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, लाइक स्पेसिफिकली क्वार्टर 4 के बाद में जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 1 आता है, तो इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ देखने को मिलती है। बट यहाँ पे पहली बार वाले FY27 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमें FY26 के क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में पैट के अंदर यू कैन से 1% से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि EBITDA मार्जिन के इंप्रूव हुए हैं क्यों उनके बेसिस पे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये भी मेंशन किया है लाइक फेवरेबल बिजनेस मिक्स के कारण हमारे EBITDA मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। आपको भी पता है पॉलीकैब इंडिया के 3 बिजनेस वर्टिकल है। फर्स्ट आपका वायर एंड केबल सेगमेंट वाला, सेकंड आपका FMEG वाला वर्टिकल, थर्ड इनका एक EPC प्रोजेक्ट वाला वर्टिकल होता है। तो एक बार देखते हैं सेगमेंट वाइज, एक बार नंबर्स की बात कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार कौन से सेगमेंट के अंदर बेटर EBITDA मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इनका जो EBITDA मार्जिन है यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पहले एक बार वायर और केबल वाले सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो वायर और केबल वाले सेगमेंट के अंदर तो ऐसा कोई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे EBITDA मार्जिन में ऐसा कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट ही है। तो ऐसा लाइक आपका जो वायर एंड केबल वाला सेगमेंट है उसकी वजह से तो ऐसे आई थिंक उतना बड़ा लाइक इंपैक्ट नहीं आया होगा EBITDA मार्जिन पे, क्योंकि बिकॉज 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि उनके बेसिस पे हमें बात करने की बात कर रहा हूँ आपके साथ में। एक बार FMEG वाले वर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो FMEG वाले वर्टिकल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू की ग्रोथ रेट आपकी यू कैन से वाई ऑन वाई 71% से हुई है। ये यहाँ पे फंटास्टिक नंबर मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मतलब यार आप ये देखो, इनका जो FMEG वाला वर्टिकल था बहुत स्लो ग्रो करता था, 10, 12, 13% के आसपास ग्रो करता था। बट इस साल तो क्वार्टर वन के अंदर 71% का जंप दिखाई पड़ा है FMEG वर्टिकल का। मतलब आपको पता है ना, घर पे हम जो लोग यू कैन सी पॉलीकैब के जो पंखे आते हैं, स्विचेज आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो FMEG वाला वर्टिकल है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स वाला जो वर्टिकल है, उस वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है इनकी वाई ऑन वाई। एंड साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस भी इनका लगभग 10% से धंधा ग्रोथ किया है। और यदि बात करें मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे मार्जिन के अंदर अच्छा खासा जंप है यार। आप देखो ना, 2.1% के मार्जिन थे लास्ट क्वार्टर वन के अंदर, मैं इबिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस बार मार्जिन दिखाई पड़े 8% के आसपास में। तो मतलब वाई ऑन वाई अच्छा खासा जंप है। और मेरे को लगता है यही रीजन है कि लाइक इनका जो इबिट रिपोर्ट हुआ समथिंग 61 करोड़ रुपए के आसपास का, जबकि लास्ट ईयर क्वार्टर वन के अंदर 9.6 करोड़ का इबिट था। तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप होने के कारण इनका जो ओवरऑल जो इबिटा मार्जिन है इसके अंदर यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है। तो अच्छी बात है कि इनका FMEG वाला वर्टिकल एकदम बिल्कुल अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है।
और डेफिनेटली अपकमिंग टाइम के अंदर लाइक यू कैन से एक अच्छा खासा यू कैन से अच्छा बिजनेस ग्रोथ इंजन बन जाएगा इस कंपनी के लिए, ये वाला वर्टिकल भी। लाइक जो दूसरे कंपनी हम देखते हैं ना, हेवेल्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर आपके यू कैन से क्रॉम्पटन के प्रोडक्ट्स आते हैं, उस तरह के इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं, आपने मार्केट में तो देखे ही होंगे। तो अच्छी बात है, लाइक यू कैन से थिंग्स आर इन द लाइक मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इनका जो टारगेट था एफआई 30 तक 8 से 10% का एबिटा मार्जिन अचीव करने का, उस ट्रैजेक्टरी पे कंपनी यहाँ पे पहुंच चुकी है, लाइक आपका एफएमजी वाले वर्टिकल के अंदर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनका ईपीसी वाला वर्टिकल, जहाँ पे डायरेक्टली इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वायरिंग वाले केबल वाले सेगमेंट को डिलीवर करने के लिए। इसके अंदर इनका वाई ऑन वाई एज सच कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, लाइक 11% का डी ग्रोथ हुआ है, लाइक 347 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था इस बार, 307 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। बट हाँ, इनके जो मार्जिन है उसके अंदर वाई ऑन वाई इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है, 7.7% का मार्जिन था, वो बढ़ के लगभग 11% का मार्जिन हो गया है। तो इन दोनों पार्ट ने, एफएमजी वाले वर्टिकल ने भी एंड साथ में आपके ईपीसी वाले सेगमेंट वाले वर्टिकल ने भी यहाँ पे ओवरऑल EBITDA मार्जिन के अंदर यू कैन से यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने में यहाँ पे थोड़ा हेल्प किया है। भले आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बात कर लो, भले आप वाई ऑन वाई मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे EBITDA मार्जिन इंप्रूवमेंट करने में यहाँ पे सपोर्ट किया है। वाई ऑन वाई तो इनका लाइक लास्ट ईयर तो इनका जो वायर एंड केबल वाले सेगमेंट के अंदर जो EBITDA मार्जिन बहुत हाई था, उसको यहाँ पे अच्छे से बाकी के दोनों सेगमेंट में ग्रोथ होने के बावजूद भी इसको एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये हमने बात करी है। लेट्स से किसी और स्लाइड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। आई थिंक एसेट से तो लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये बैलेंस शीट आ गई। तो एक कंसोलिडेटेड जो पीएनएल स्टेटमेंट है इसके अंदर देख लेते हैं। आपकी जो टोटल रेवेन्यू में से जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, उसका कॉस्ट क्या है? लाइक लास्ट क्वार्टर वन के अंदर 73% था, मतलब यहाँ पे 3 और इस बार लगभग 76% के आसपास में है। तो 3% का यहाँ पे डेंट देखने को मिला है, यू कैन से सीओजीएस वाले पार्ट पे। डेफिनेटली वाई यूनियन की इसलिए बिट्टा मार्जिन यहाँ पे गिरे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, वायर ऑन केबल वाले सेगमेंट के कारण, बिकॉज वहाँ पे बिट्टा मार्जिन अच्छे खासे ड्रॉप हुए वाई ऑन वाई। ठीक है, तो ये हमने काइंड ऑफ डिस्कस करने की कोशिश करी है आपके इंडिया के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। थोड़ा समराइज करने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे ये चीज तो क्लियरली दिखाई पड़ रही है कि हाँ यार, लास्ट ईयर क्वार्टर वन के अंदर जो अच्छे खासे बिट्टा मार्जिन थे ना, उतने तो अचीव नहीं हुए हैं। बट हाँ, लाइक जो क्वार्टर फोर एफआई 26 में जो बिट्टा मार्जिन थे, उसके अंदर यहाँ पे हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लगभग 60-70 बेसिस पॉइंट के आसपास का। एक अच्छी बात है और अच्छा खासा सपोर्ट किया इनके एफएमजी वाले वर्टिकल ने, बिकॉज इनका एफएमजी वाला वर्टिकल है लगभग 8% के लाइक मार्जिन के आसपास तक पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली वहां से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है इस कंपनी को अपने यू कैन से ओवरऑल एबिटा मार्जिन को थोड़ा बेटर डिलीवर करने के लिए क्वार्टर फोर एफआई 26 के कंपैरिजन में। हाँ, लास्ट ईयर के क्वार्टर वन से कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में तो अभी भी इनके बिट्टा मार्जिन कम रिपोर्ट हुए हैं। यही तो रीजन है कि वाई ऑन वाई 39% का रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी पैट की ग्रोथ रेट केवल यहाँ पे 33% रिपोर्ट हुई है। चलो जी, अच्छी बात है। अब देखो यार, लाइक इस कंपनी का एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस में पहुंचने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस कंपनी के बिजनेस से थोड़ा क्या-क्या रिस्क यहाँ पे एसोसिएट हो रही है। ऑल्दो आपको पता है लार्ज कैप कंपनी है, सही से अच्छा खासा अपना बिजनेस कर रही है, लास्ट के कुछ सालों से कंसिस्टेंटली 20, 22, 23, 24% के आसपास का अपना बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ डिलीवर किया है। बट आपने देखा ही होगा इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है आपका एल्यूमीनियम और कॉपर, उसके प्राइसेस, उस रॉ मटेरियल के प्राइसेस लास्ट के 1 साल में लगभग 40% के आसपास में जंप कर चुके हैं। और सबसे बड़ा रिस्क मेरे को यहाँ पे यही नजर आता है। देखो यार, जब आपके यू कैन से रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका वॉल्यूम ग्रोथ कम भी होता है, उसके बावजूद आपका टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, लाइक एफआई 26 के अंदर इनका ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ था लगभग 17-18% के आसपास में था, जबकि टॉप लाइन की ग्रोथ रेट इनकी लगभग यू कैन से 25 से 30% के आसपास की थी। स्पेसिफिकली क्वार्टर फोर की बात कर लो, क्वार्टर फोर एफआई 26 की बात कर लो, वॉल्यूम ग्रोथ केवल 7% की थी, जबकि क्वार्टर फोर के अंदर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा पहुंच चुके थे, उसकी वजह से इनका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट अराउंड 35% के आसपास में था। मतलब रॉ मटेरियल आपका बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ कम हुआ, जबकि आपका वैल्यू ग्रोथ के कारण आपके यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे निर्भर करता है कि यार अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इसका जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस कितनी और यहाँ पे जंप करते हैं या फिर वहां से डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर आते हैं। देखो, यदि प्राइसेस यहीं आसपास स्टेबल रहेंगे तब तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस होता है इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट का लगभग 1.5x का, वो शायद अचीव कर लेंगे और हो सकता है टॉप लाइन के ग्रोथ रेट में भी 20, 22, 23% के आसपास आ जाए। बट यदि यहाँ से रॉ मटेरियल प्राइसेस और ऊपर जाते हैं तो उसका फायदा इनको वैल्यू ग्रोथ के रूप में और मिलेगा। बट यदि रॉ मटेरियल के प्राइसेस यहाँ से नीचे क्रैश कर जाते हैं 30% से 40% से, आई डोंट नो क्या होगा, वो आगे जाके ही पता लगेगा कि यार कमोडिटी के प्राइसेस क्रैश होंगे कि नहीं होंगे। तो यदि यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं 30-40% से, उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर ये कंपनी लेट से 18-20% का वॉल्यूम ग्रोथ करती है, उसके बावजूद भी वो रेवेन्यू ग्रोथ करने में यहाँ पे डिफिकल्टी दिखाई पड़ेगी। रीजन, सपोज करो आपका रॉ मटेरियल, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 100 रुपए पर किलो था, आपका सपोज रॉ मटेरियल प्राइसेस घट के 60 रुपए पर केजी हो गए,
तो आप इसके अंदर यदि 20% का वॉल्यूम ग्रोथ भी कर दोगे, तो लेट्स से आप 60 की जगह यू कैन से ₹75 का भी माल बेच दोगे पर किलो के हिसाब से, तो मतलब सिंपल सी बात है लाइक आपका पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू ग्रोथ रेट कैसे डिलीवर होगा। तो ये चीज़ एक बार ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना कि यार यदि रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ आपके स्टेबल रहते हैं, जो करंट प्राइसेज़ चल रहे हैं, इसी में यदि 5-7% का ऊपर-नीचे फ्लक्चुएशन चलता है, तब तो ऐसा जिस कंपनी के यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ रेट पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, यदि प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं, तो उनको वैल्यू ग्रोथ मिलेगी और अच्छे से इनके रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर होंगे जो लास्ट के 1 डेढ़ साल में डिलीवर हुए हैं। सिमिलर काइंड ऑफ यू कैन से डिलीवर हो सकते हैं यदि रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ दौड़ जाते हैं, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। बट यदि रॉ मटेरियल प्राइसेज़ यहाँ से बहुत तगड़े तरीके से क्रैश हो जाते हैं 30% 40% से, तो फिर दिक्कत आएगी टॉप लाइन के अंदर ग्रो करने के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज़ ये कोई गोल्ड तो है नहीं। यदि भाई गोल्ड लेट्स से 30-40% से गिर गया, तो पूरी जनता मतलब ज्वेलरी शोरूम पे चली जाएगी, लाइक एक्स्ट्रा ज्वेलरी परचेज़ करने पे लग जाएगी, राइट? अब भाई जिसको जितना रिक्वायरमेंट है, लेट्स से किसी को मतलब 10 बंडल वायर लगाने हैं, तो उसको तो 10 बंडल ही चाहिए ना अपनी बिल्डिंग में वायर लगाने के लिए। भाई यदि सपोज़ करो 30-40% से कमोडिटी के प्राइसेज़ गिर जाएँगे, तो कोई 15 बंडल थोड़ी लगा लेगा अपने घर में वायर के, राइट? तो इसको हम लोग गोल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब गोल्ड वाले केस के अंदर हमेशा फायदा मिलता है। जब गोल्ड के प्राइसेस भाग रहे होते हैं तो वैल्यू ग्रोथ का फायदा मिलता है। जब गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो यू कैन से वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा आती है बिकॉज़ जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनको गोल्ड ज्वेलरी से बड़ा प्यार है, तो डायरेक्टली वो जाके एक्स्ट्रा गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं जब गोल्ड गिरता है उस केस के अंदर। बट वो चीज़ आपका वायर एंड केबल वाले सेगमेंट के अंदर शायद नहीं होने वाली है, राइट? तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस पार्ट को वैल्यूएशन एनालिसिस करने से पहले रखा है। बिकॉज़ यदि मैं जो वैल्यूएशन एनालिसिस करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पे ये कंसीडर करूँगा कि रॉ मटेरियल प्राइसेज़ यहाँ पे लगभग फ्लैट काइंड ऑफ दिखाई पड़ेंगे। यदि रॉ मटेरियल प्राइसेज़ गिर जाते हैं, तो हम जो वैल्यूएशन एनालिसिस अभी करने वाले हैं ना, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, वो फेल हो जाएगा, राइट? फिर भी एक बार मैं ये असम्पशन कर लेता हूँ, यदि रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ आपके फ्लैटिश काइंड ऑफ रहते हैं, जो इस लेवल पे चल रहे हैं, उसी लेवल के आस-पास रहते हैं या फिर यहाँ से थोड़े ग्रो भी कर जाते हैं, उस केस के अंदर मैं यहाँ पे एक वैल्यूएशन एनालिसिस करके मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये देखो, इस कंपनी का नॉर्मली वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट होती है, उससे लगभग 1.5x का होता है। क्वार्टर 1 के अंदर धंधे की ग्रोथ रेट लाइक 39% के आसपास में है। लास्ट ईयर यू कैन से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे, यू कैन से क्वार्टर 3 के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, लाइक क्वार्टर 3 के एंड में लाइक मिड यू कैन से नवंबर के बाद में दिसंबर में बहुत हाई पीक प्राइस पे पहुंच गए थे गोल्ड और एल्यूमीनियम के प्राइसेस, राइट? एंड आपके क्वार्टर 4 के अंदर तो बहुत हाई रेट पे थे एल्यूमीनियम और आपके कॉपर के प्राइसेस, राइट? तो उस वाले केस के अंदर देखो क्या ठीक है, लास्ट ईयर का बेस कम था, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और मे बी हल्का-फुल्का क्वार्टर 3, इन तीनों क्वार्टर में अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। सीधी-सी बात है, राइट? लेट्स से इस बार 39% से हुआ है आपका क्वार्टर 1 के अंदर, तो मे बी क्वार्टर 2 के अंदर लाइक 35% से हो सकता है, क्वार्टर 3 के अंदर मे बी 30% से हो सकता है। बट अगेन क्वार्टर 4 के अंदर आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस का बेस बहुत हाई रहेगा। तो यदि रॉ मटेरियल प्राइसेस और ज्यादा जंप कर जाएंगे, तो देयर इज पॉसिबिलिटी उस टाइम पे क्वार्टर 4 के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ डिलीवर हो जाए। बट यदि रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर जाएंगे, तो फिर अपकमिंग सारे क्वार्टर के अंदर यहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर दिक्कत दिखाई पड़ सकती है, राइट? स्पेसिफिकली मैं क्वार्टर 4 की बात कर रहा हूँ बिकॉज़ क्वार्टर 4 के अंदर लास्ट ईयर एफआई 26 के अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस थे रॉ मटेरियल के। तो अगर मोटा-मोटी एक बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कि यार इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो क्या है? तो करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? लगभग आपका यू कैन से 1.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास में है। इस कंपनी का जो एफआई 26 का टोटल प्रॉफिट अमाउंट था कितना था? लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास में, जिसके अंदर एवरेज EBITDA मार्जिन लगभग 13.5-14% के आसपास का था। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 के अंदर लाइक जो भी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 चल रहा है, इसके अंदर मे बी लास्ट ईयर जो EBITDA मार्जिन था अराउंड 15% का EBITDA मार्जिन आपका लास्ट क्वार्टर 1 के अंदर अंदर था। 16% का EBITDA मार्जिन लास्ट क्वार्टर 2 के अंदर था। तो इस तरह के EBITDA मार्जिन तो शायद रिपोर्ट नहीं होंगे, बिकॉज़ जैसे आज अभी हमने देखा क्वार्टर 1 के रिजल्ट के अंदर कि इनका EBITDA मार्जिन 13.8% के आसपास में आया है। तो हाँ, लगभग 13.5, 14, 13.5-14% के आसपास का EBITDA मार्जिन वी कैन कंसीडर बिकॉज़ मैनेजमेंट का गाइडेंस था, जो क्वार्टर 4 एफआई 26 की कॉन कॉल हुई थी, उसके अंदर साफ-साफ बोला था कि हमारे EBITDA मार्जिन की रेंज 12 टू 14% के बीच में रहेगी। तो हम लोग 14% के ऊपर जाके कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। इसीलिए आपका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर आपका EBITDA मार्जिन यदि मैं 13.5-14% कंसीडर भी कर लूँ, तो आपका रेवेन्यू का ग्रोथ रेट में भी एवरेज 35% के आसपास रहे H1 का मिला के, बट आपका पैट का ग्रोथ रेट में भी यू कैन से 30% के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 को थोड़ा यदि मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, तो देख लो यार क्वार्टर 4 के अंदर आपका ठीक है, टॉप लाइन की ग्रोथ रेट और बॉटम लाइन की ग्रोथ रेट में भी सिमिलर काइंड ऑफ हो सकती है। हाँ, क्वार्टर 3 में भी काइंड ऑफ सिमिलर हो सकती है। तो यदि मैं ओवरऑल यहाँ पे लाइक यू कैन से एक टॉप लाइन ग्रोथ का एवरेज बनाने की कोशिश करूँ, गिवन द कंडीशन रॉ मटेरियल प्राइसेस यहाँ पे क्रैश नहीं होते हैं, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल प्राइसेस यहाँ पे लगभग स्टेबल रेंज के अंदर होना चाहिए, प्लस माइनस 5-6% के आसपास में, उसी केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उस वाले केस के अंदर में भी इनका टॉप लाइन की ग्रोथ रेट लगभग 35% की हो सकती है एफवाई
FY27 के लिए एंड आपका पैट की ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास की हो सकती है। तो मतलब यदि एक्सपेक्टेड यदि मैं पैट का लगभग रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो आपका निकल के आएगा लगभग 3300 करोड़ 3400 करोड़ रुपए के आसपास में FY27 का एक्सपेक्टेड पैट। गिवन द कंडीशन रॉ मटेरियल प्राइसेस यहाँ पे नहीं गिरने चाहिए, मतलब बहुत जंप मतलब शार्पली नहीं करनी चाहिए, लगभग 30-40% से एकदम शार्प करेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, प्लस माइनस 5-6% का करेक्शन हो जाए दैट इज ओके। तो आप ये देखो यार FY27 का एक्सपेक्टेड पैट कितना हुआ, लगभग 3400 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो यदि कैलकुलेट करना चाहूं एज ऑन डेट, आज जो करंट मार्केट कैप है 1.4 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की, तो आपका फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा लगभग 41 के आसपास में। आपका जो बिजनेस की ग्रोथ रेट है वो लगभग 30% के आसपास में है। तो यदि मैं इसका फॉरवर्ड पी रेशियो यदि मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, लगभग नॉर्मली आपका कितना आएगा, हमने लाइक आपका यदि मैं सपोज करो जो फॉरवर्ड पी रेशियो है 41 का, उसके अंदर यदि मैं धंधे की ग्रोथ रेट 30% का डिवाइड भी करता हूँ 25 से 30% की रेंज का, तो आपका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है आई थिंक 1.5 के आसपास में। तो आप ये देख लो यार, एक ऐसी कंपनी जो अपना यू कैन से टॉप लाइन तो लगभग 30 32 33% से ग्रोथ करा लेगी, बट उस कंपनी का पैट की ग्रोथ रेट में भी 25 26 27% के आसपास में एक्सपेक्टेड है FY27 के लिए। उस कंपनी का यू कैन से करंटली जो स्टॉक है अराउंड 1.5 के अराउंड फॉरवर्ड पैग रेशियो में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एज सच आपको पता है पॉलीकैब इंडिया एक मार्केट लीडर है इस वाले सेगमेंट के अंदर। तो 1.5 का फॉरवर्ड पैग रेशियो अराउंड 1.5 1.6 के आसपास की रेंज का फॉरवर्ड पैग रेशियो एज सच कोई अट्रैक्टिव डील तो नहीं है, बट हाँ एज सच यू कैन से बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। बिकॉज जो हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि यार लाइक हम लोग एक डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि यार ऐसी कंपनी जिसका धंधा लेट से 25% के आसपास में कंसिस्टेंटली ग्रोथ करता है नेक्स्ट 1-2-3 साल के लिए, तो उसका यदि अभी का फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि 1 के आसपास में है, तो पॉसिबिलिटी है जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा तो उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो में भी 2 2.2 2.3 के आसपास में जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया का फॉरवर्ड पैग रेशियो ऑलरेडी 1.5 1.6 के आसपास में है। तो आप भी देखो यार लाइक नॉर्मली मतलब मैं इसको इस वाले वैल्यूएशन को बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं बोलूंगा। यदि आपका फॉरवर्ड पैग रेशियो मे बी 2 के आसपास होता तो मैं बोलता कि बहुत एक्सपेंसिव है। यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 1 के आसपास होता तो मैं अट्रैक्टिव बोलता। बट यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो आपका 1.4 1.5 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार फेयर वैल्यूएशन से थोड़ा एक्सपेंसिव की तरफ यू कैन से मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन। अभी आप पे डिपेंड करता है कि लाइक आप यहाँ पे किस तरह से इस बिजनेस को देखते हो। नॉर्मली मेरा हमेशा ये पर्सपेक्टिव ये रहता है कि लाइक यदि हम लोग एज ए ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो हमें दोनों चीज का फायदा उठाना चाहिए। लाइक आपका वैल्यूएशन री रेटिंग का भी, जिसको हम लोग पी एक्सपांशन बोलते हैं, एंड साथ में धंधे की ग्रोथ रेट का भी। और ये स्पेसिफिकली उन्हीं कंपनीज के अंदर होता है जिन कंपनीज की अंडरलाइन बिजनेस की ग्रोथ रेट 25 30 35% एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, एंड करंटली उन कंपनीज का स्टॉक यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 1 या उससे कम के फॉरवर्ड पैग रेशियो में ट्रेड कर रहा हो, वहां पे डबल इंजन की सरकार बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप देख लो इसको, इस थॉट प्रोसेस को आप यदि अलाइन होते हो तो आप डेफिनेटली इसको एक बार पॉलीकैब इंडिया के जो फॉरवर्ड पैग रेशियो से एक बार कंपेयर करने की कोशिश कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों को डबल इंजन की सरकार में यू कैन से पार्टिसिपेट नहीं करना है, केवल सिंगल इंजन की सरकार बनानी है, उनके लिए तो डेफिनेटली मतलब कोई भी धंधा मतलब जो 20 25 30 35% से ग्रोथ करा नेक्स्ट अराउंड 2-3 साल के लिए, दे कैन मतलब उनको वो बिजनेसेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगेन लाइक बट स्टिल यदि यू कैन से नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा 1-2 साल के अंदर, तो डेफिनेटली अभी भी पॉलीकैब इंडिया के अंदर पी एक्सपेंशन का अभी भी स्कोप बचा हुआ है। फॉरवर्ड पैग रेशियो 1.5 से में भी 2 के आसपास भी जा सकता है, 2.2 के आसपास भी जा सकता है। वो वाला स्कोप अभी बचा हुआ है। मतलब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा तो मे बी पी रेशियो अराउंड अराउंड 55 60 के आसपास होवर कर सकता है यहाँ पे। तो वाला स्कोप है, बट वो अभी उतना स्कोप नहीं है कि यार वैल्यूएशन एक्सपेंशन से हमारा 2x का फैक्टर बने। हाँ, वैल्यूएशन एक्सपेंशन से यू कैन से 30% का फैक्टर बन सकता है, 40% का फैक्टर बन सकता है, दैट इज ओके। बट 100% का 2x का वैल्यूएशन एक्सपेंशन का फैक्टर में भी मार्केट का मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे शायद बनने की पॉसिबिलिटी मेरे को कम दिखाई पड़ती है। हाँ, धंधे की ग्रोथ रेट ठीक एक्सपेक्टेड है कि आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस लेट्स से स्टेबल रहते हैं, तो कंसीडर कर सकते हैं कि 25% के आसपास का 20% के आसपास का धंधा ये कंपनी अराउंड नेक्स्ट 2 साल तक डिलीवर नेक्स्ट 2-3 साल तक डिलीवर कर सकते हैं, बिकॉज़ इंडस्ट्री में टेलविंड बहुत अच्छा खासा है। इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है 12 13 14% के आसपास में, तो डेफिनिटली आपका यदि इंडस्ट्री को 1.5x आप ग्रोथ करोगे, तो डेफिनिटली आप जब तक इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी तब तक आपका धंधा यू कैन से 20-25% से ग्रो करेगा नेक्स्ट जब तक इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा उस टाइम के होराइजन तक। तो नेक्स्ट नाउ इट्स अप टू यू। मैंने तो एक यहाँ पे पूरा यू कैन से डिटेल में एनालिसिस करके स्पेसिफिकली यू कैन से वैल्यूएशन वाले पार्ट से और धंधे को ग्रोथ रेट को वहां पे अटैच करते हुए एक पूरा अच्छे से डिस्कस करके और एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है। मतलब एज सच पॉलीकैब इंडिया के बारे में मैंने मेरा एक डिटेल पर्सपेक्टिव यहाँ पे देने की कोशिश करी है। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट यू कैन से इट्स नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद की एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं
उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट नहीं होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से एक्टिवली रिसर्च करके यू कैन से एज़ ए एक्टिव इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो यदि आपके कोई डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस हैं तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारे क्वेरी क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।